बिहार में 14 दिनों में 50 से ज्यादा मर्डर और न जाने क्राइम से जुड़ी कितनी सारी घटनाएं। साफ है कि बिहार में कानून व्यवस्था की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और ऐसा कोई दिन नहीं बीत रहा जब अपराधियों ने कानून के इकबाल को चुनौती ना दी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बिहार को क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया कहा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बिहार बना क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया, हर गली में डर, हर घर में बेचैनी, बेरोजगार युवाओं को हत्यारा बना रहा है गुंडा राज। आपको बता दें कि आए दिन राज्य में हत्या, गोलीबारी और लूटपाट की घटनाएं सामने आ रही हैं। अपराधी चाहे जिसे चाहे मार देते हैं और पुलिस बार बार यही दावा करती है कि अपराधी पकड़े जाएंगे। सरकार कहती है कि पाताल से भी ढूंढकर खोज कर अपराधियों को लाया जाएगा। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर अब एक बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है। विपक्ष लगातार नीतीश कुमार की सरकार पर हमलावर है। सत्ता पक्ष जहां लालू राज के जंगल राज की याद दिलाता है, तो वहीं तेजस्वी मौजूदा दौर को राक्षस राज बता रहे हैं। उधर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक तरह से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि मैं वित्त मंत्री हूं। तो क्या उनके कहने का मतलब यह हुआ कि गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी तो सीएम नीतीश कुमार के पास है, इसके लिए वही जवाबदेह है। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने और यह तय माना जा रहा है कि इन चुनावों में जेडीयू और बीजेपी के लिए कानून व्यवस्था का मुद्दा एक बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। नवभारत टाइम्स पर आज से हम खास कार्यक्रम बिहार में चुनावी बयार है शुरू कर रहे हैं, जिसमें बिहार की राजनीति से जुड़े बड़े और अहम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और हमारे साथ पैनल जुड़ चुका है राम सागर सिंह जी, बीजेपी से प्रवक्ता है। राम सागर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चर्चा करेंगे और उत्पल बल्लभ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहनाज परवीन साहब आरजेडी से हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और रमाकांत चंदन जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। मैं शुरुआत राम सागर जी आपसे करूंगा, क्योंकि एक आपको तोहफा दिया है राहुल गांधी की तरफ से कि बिहार क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया, ये तमगा कैसा लगा एनडीए सरकार, डबल इंजन की सरकार? अब राहुल जी के बोलने का तो हम लोग कोई मायने ही नहीं रखते हैं, ना बिहार की जनता उनको गंभीरता से लेती है। बिहार की जनता या भारत की जनता भी राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेती है। अगर गंभीरता से लेती तब उनका कुछ और होता, लेकिन गंभीरता से नहीं लेती है, इसलिए राहुल जी की बातों को तो छोड़ दीजिए। हाँ, जहां तक क्राइम की बात है और जो लोग कह रहे हैं राक्षस राज और जंगल राज की बात, तो मैं मोकामा से आता हूं। मैं मोकामा को ही एक पैमाना बना करके मैं सारी चीजों को दिखाने का कोशिश करता हूं। जब उनका जंगल राज था लालू जी का, उनके माता और पिता का, तेजस्वी यादव जी के माता और पिता का जब राज था 90 से 5 तक, तब मैं साइंस कॉलेज पटना में उस समय पढ़ता, साइंस कॉलेज पटना से निकल चुका था, मेडिकल पास कर चुका था और मुझे वहां मोकामा जाना था रात में। तो ट्रेन पकड़ने के लिए मैं स्टेशन पहुंचा तो मोकामा के मिल गए, कहे कि डॉक्टर साहब कहाँ आप जाएंगे? हम तो मोकामा के ही हैं, स्टेशन के पास ही घर है, लेकिन हम नहीं जा रहे हैं। तो आपका तो 1-2 किलोमीटर दूर घर है, आप कहाँ जाइएगा? और मुझे वापस जाना पड़ा था, घर पटना में ही रुकना पड़ा था। वो समय था, उस समय आप मोकामा टाल का मैं बताता हूँ रविंद्र जी कि मोकामा टाल में जो तहसीली होता था, साइकिल वाले से 5 रुपया तहसील ले जाते थे, मोटरसाइकिल वाले से 10 रुपया, ट्रैक्टर वाले से 20 रुपया और गाड़ी वाले से 50 रुपया की तहसीली होती है। आज कहीं वो तहसीली हो रहा है क्या? आज वो तहसीली नहीं हो रहा है। उस समय उद्योग के नाम पर केवल बिहार में अपहरण उद्योग होता था। आज अपहरण उद्योग के जगह उद्योग स्थापित हो रहा है। 17 इथेनॉल की फैक्ट्रियां लगी हुई है। तो आज जो उस समय कितने मर्डर होते थे एक महीने में? अगर उसी समय उस समय तो दर्ज ही नहीं होते थे। जो आंकड़ा आप दे रहे हैं, ये अब थाने में दर्ज हो रहा है तो आपको आंकड़ा भी मिल रहा है। उस समय तो थाने में दर्ज ही नहीं होता था। किसका मजाल था कि जा करके उन गुंडों के खिलाफ थाने में पहुंच और थाने वाले दर्ज कर ले, क्योंकि जितनी भी घटनाएं घटती थी संचालन मुख्यमंत्री आवास से होता था। मैं एक और कहानी सुनाना चाहता हूं जो खुद डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद की गाड़ी
चोरी हो गई थी, हम लोगों को खुद बताए थे डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद कि बहुत अच्छे संबंध लालू जी से थे। तो जब वो गए लालू जी से कहने के लिए कि मेरी तो गाड़ी उठा करके ले गया है, तो देखते क्या है कि लालू जी आ रहे थे तो ये खड़ा होकर करके और प्रणाम किए, बोले कि क्या नरेंद्र बाबू क्या हाल है? बोले कि ठीक है सर, देखिए ना गाड़ी तो मेरा ले लिया है, यही लोग लिया है, उनके साथी थे जो उनका गाड़ी छीना था। तो हंस करके कहे कि अरे जाइए जाइए डॉक्टर साहब, कुछ मिठाई खाने के लिए दे दीजिएगा। और डॉक्टर साहब ने मुझे बताया था कि 50,000 रुपया मिठाई खाने के नाम पर उन अपराधियों को दिलवाए लालू जी। इस तरह की घटना घटती थी। आज उस तरह की घटना है क्या? आज की जो भी घटना है वो सत्ता संरक्षित घटना नहीं है। अपराधी आज जो भी है नहीं, आज उनको की सत्ता का घटना ही संरक्षण नहीं है। है। कारोबारी अपना काम धंधा करके अपने घर के दरवाजे पर बैठता है, पहुंचता है, उसी दौरान घात लगाए हुए बैठे अपराधी मार देते हैं, तलवार से काटे जा रहे हैं। ये घटनाएं आप घटनाएं नहीं मान रहे, आपने इन पर एक शब्द भी नहीं नहीं घटनाएं मैं मानता हूँ, घटनाएं की कैसे नहीं मानूंगा। 31 घटना एक महीने के अंदर ये दुखदाई है। 11 दिनों के अंदर 30 का आंकड़ा मैं भी देखा हूँ, वो दुखदाई घटना है। लेकिन ज्यादातर घटनाएं जो घट रही है रविंद्र जी, वो जमीन से जुड़ा मामला है और लेन देन का मामला है। इस जमीन सर्वे का भी राजद ने विरोध किया, कांग्रेस ने विरोध किया। चूंकि अगर सर्वे हो जाएगा, जमीन का सबके हाथ में आ जाएगा जमीन का कागज, तो फिर इन लोगों को कब्जा करने का मौका नहीं मिलेगा। 22 साल से आप ही की सरकार तो चल रही है ना, तो 22 साल में क्यों नहीं कर लिया? अभी भी आप कह रहे हैं कि जमीन का कब्जा मिल जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा। अब तो सर्वे हो रहा है, अब फाइनल स्टेज की तरफ जा रहा है, अब फाइनल स्टेज की तरफ जा रहा है। अब वो घटनाएं रुकेंगी। लेकिन ये लोग बाधा हमेशा से पहुंचाते रहे हैं, और जब भी इनको मौका मिला तेजस्वी यादव जी को मंत्रिमंडल में शामिल होने का, तो कैसे कैसे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल रखवाए। सुरेंद्र यादव कौन नहीं जानता है, ललित यादव जो नाखून उखाड़ लिए थे कौन नहीं जानता है, रामानंद यादव कौन नहीं जानता है, चंद्रशेखर जो पप्पू यादव जी का क्या ढोते थे, अब इस पर क्या मैं बताऊं। उन लोगों को ये मंत्रिमंडल में शामिल करवाए थे, कैबिनेट मंत्री बनाए थे। तो बिहार की जनता इनको भी देख रही है कि जब इनका शासन आने की बात होगी तो क्या क्या हो सकता है। अभी हाल ही में इनके नेता ने कहा कि भूराबाद करोड़ की बात फिर से कह रहे हैं कि 15 जैसा जब आ जाएगा तो 15 जैसा कर देंगे। तो इनको जब भी सत्ता मिलता है तो अपराधियों को ताकत मिल जाता है, और वही ताकत से इतना दिन चल भी जाते हैं। जो अभी थोड़ा बहुत देख रहे हैं, बीच बीच में जो इनको सत्ता का ताकत मिला था, वो ताकत अपराधियों को हस्तांतरित करते हैं ये, और ताकत बना करके, और फिर कुछ समय तक चलता है इनका एनर्जी। तो आप अपना जंगल राज क्यों भूल जाते हैं? और ये अभी राम सागर जी ने एक दो कहानियां जो सुनाई कि वहां पर तो बड़े बड़े लोगों की गाड़ियां ही सरकार से जुड़े हुए लोग ले जाते थे, वो जाकर गुहार लगा मनोहार करते थे, लेकिन होता कुछ नहीं था। पहले से बहुत अच्छा राज चल रहा है, राम सागर जी का कहना यह है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट करिए, हाँ अनम्यूट कीजिएगा परवेज जी, बोले। अब बोल। आवाज मिल रही है? हाँ मिल रही। मैं बस इतना ही कहूंगा, राम सागर जी जिस प्रकार से अपना व्याख्या कर रहे हैं, अपना वक्तव्य दे रहे हैं, उससे ज्यादा बेशर्मी की बात और कुछ नहीं हो सकती है। क्योंकि बिहार में जिस प्रकार से लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, और हमारी और आपकी भी एंकर महोदय, आप अगर आज इस डिबेट को लेकर बैठे हैं बिहार के कंसर्न में संदर्भ में अगर आप बात करना चाहते हैं, यहाँ बढ़ते हुए अपराध को लेकर आप चिंतित हैं, इस वजह से आपने डिबेट रखा है, तो ये सारी चीजें राम सागर जी के अनुसार व्यर्थ है। राम सागर जी के अनुसार यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। और मैं तो यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की आंख के अंदर जो पानी है वो भी सूख गया है, और सरकार का इकबाल तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। यहाँ केवल और केवल अपना कुर्सी बचाए रखने के लिए बिहार और बिहार के लोगों की लगातार हत्याएं हो रही है। अब तो हत्याएं छोटे गांव से बाहर निकलकर अब पॉश एरिया और हाई प्रोफाइल लोगों का मर्डर होने लगा है। तो अब इसके बाद भी अगर कह रहे हैं कि जंगल राज ये नहीं है, यही मंगल राज है,
तो भाई इसको तो बिहार की जनता सब देख रही है, और 2025 का चुनाव बहुत करीब है, और उसके बाद इनका तो जो परिणाम होना है वो तो स्वाभाविक है कि क्या परिणाम इनको आना है। दूसरी बात, राम सागर जी का ये साइकिल पे टाल जाने वाला कहानी बहुत पुराना है, ठीक है। अब इनको ये बताना चाहिए था कि छुनछोरी करने वाले लोग कौन होता था वहां, जो लोग जिनकी बात ये कर रहे हैं वहां कौन लोग है, सब इनके परिवार के ही तो लोग हैं वहां पे, जो साइकिल को छुनछोरी करने वाली बात करते हैं। राजद के परिवार हुआ करते थे। आप इतना देर बोले, हम कुछ बोले, आप इतना देर से भाषण दे रहे थे, हम लोग कुछ बोल रहे थे, सुन लीजिएगा, आप भी सुनिएगा ना। आप सीनियर है, कम से कम इतना तो कम से कम आपको समझ में आना चाहिए। आप इतना सीनियर है, बोलना नहीं पड़ेगा इस सब चीज के लिए। जब आप टाल में जाने की बात कर रहे थे तो टाल में कौन लोग, सब तो आपके परिवार के लोग आज भी वहां हैं, और वो लोग आज भी उसी काम में लिप्त हैं। आज भी बड़े बड़े बाहुबली का नाम कहां से आता है? अर्जुन बाहुबली को आपने संरक्षण दे रखा है, जहां से AK-47 300 350 राउंड 47 चला, वो कौन लोग थे? लेकिन प्रवेश जी, जब आप उसका नाम तो कहीं ना कहीं आप ही लोगों से जुड़ के आता है ना, और आप ही लोगों की पार्टियों से जुड़ा हुआ के नाम गिनाए, वो फिर वही मिले थे अपने कैबिनेट में शामिल करने के लिए। नहीं, मैंने ये कहा कि आज कैसे लोग शामिल हैं। मैंने तो कहा गृह मंत्रालय, देश का गृह मंत्री आज वो है जिसके बारे में कभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तड़ी पार है, तो आज कैसे लोग शामिल हैं, इसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। आज देश के प्रधानमंत्री वो है जिसको कभी यूएस ने वीजा देने से इनकार कर दिया था, तो क्या चर्चा कर सकते हैं इस पे हम लोग बैठ के? तो कर सकते हैं तो कीजिए, बहुत लंबी विषय है, बहुत अच्छा डिबेट होगा, बहुत हेल्दी डिबेट होगा। देश क्या सत्ता आज कैसे लोगों के साथ में है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। परवेज जी, बिहार पे जी वो गवर्नमेंट नहीं है, कमेंट था। नहीं, क्रिमिनल और क्राइम अगर देश में हो रहा है, देखिए वो निर्दोष साबित हुआ है, अमित शाह जी निर्दोष साबित हुआ है। अरे निर्दोष साबित तो सरकार आने के बाद हुए हैं, निर्दोष साबित तो सरकार आने के बाद हुए हैं ना। और जिस प्रकार के सुनिए राम सागर जी, पहले बात को ले लीजिए। हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप बहुत सीनियर हैं, तो ऐसे इंटरप्शन बार बार नहीं करेंगे, इंटरप्ट नहीं करेंगे। आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप ऐसा इंटरप्ट बार बार नहीं करेंगे। आपका वक्तव्य 15 मिनट का रहा, किसी ने कुछ नहीं बोला, और आप दूसरे के वक्तव्य में इंटरप्ट कर रहे हैं, मतलब आप दिखाना चाह रहे हैं। मगर मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि आप एक सीनियर और सम्मानित प्रवक्ता है। मैं रविंदर जी का जवाब दे दिया था, आपका समाप्त हो चुका था, तब मैं बोला। ठीक है, तो रत्नेश जी ये समझना पड़ेगा कि आज अगर बिहार में हत्याएं हो रही है, डबल हत्याएं, ट्रिपल हत्याएं, उसके बाद भी सरकार का इकबाल खत्म हो गया, स्वीकार करने से भी मना कर रहा है, तो उसको क्या कहा जा सकता है? और बिहार की जनता तो देख रही है, और आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार और जिम्मेदार पोर्टल्स और चैनल्स को ये बात को समझना पड़ेगा, और बिहार की जनता को ये मैसेज देना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि अब सरकार इसको भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और इसका कंपैरिजन, अगर मैं आपको आज चोट लग रही है तो हम इस बात से जस्टिफाई नहीं कर सकते, या आपसे हम अपनी हमदर्दी अलग नहीं कर सकते कि इससे पहले हमें भी चोट लगा था। पहले तो ये निंदा करना चाहिए इसका कि अभी जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, और आप इसको निंदा करने की जगह पे आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि पहले ऐसा नहीं हो रहा था, वो नहीं हो रहा था। अगर उसमें हुआ कुछ है, अगर कुछ हुआ है, तो जनता ने हमें मैंडेट दिया था, हमारे खिलाफ मैंडेट दिया था, तभी आप सत्ता में आए थे। और सत्ता में आने के बाद जनता आपसे अपेक्षा करती थी कि आप सुशासन बाबू की सरकार होगी, क्राइम में जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे होंगे आप। मगर अभी बिहार की जनता आपके जीरो टॉलरेंस को देख रहा है। शायद अगर यही जीरो टॉलरेंस की नीति आपकी है, तो इससे तो बिहार की जनता जवाब दे रही है आपको। ठीक है, रमाकांत चंदन जी, मैं तो इसके लिए पहले ही बता चुका हूं कि ये दुखदायी घटना है, इसे कौन अच्छा के कहेगा। बड़ी अच्छी बात, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, मैं इस तरह का बात बोल ही नहीं कर सकता। राम सागर जी, कि गलत है वो गलत है। अपराध हुए, इसमें कितने अपराधी अभी तक पकड़े गए हैं, ये अपराध क्यों हो रहे हैं लगातार, इनकी संख्या में क्यों इजाफा हो रहा है? बहरहाल रमाकांत चंदन जी का रुख करता हूँ। रमाकांत जी, उप मुख्यमंत्री यानी सम्राट चौधरी का ये कहना कि मैं तो वित्त मंत्री हूँ, जब उनसे कानून व्यवस्था पर सवाल किया गया, क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी तो मुख्यमंत्री जी के पास है, उनसे जाकर सवाल पूछिए। मौजूदा स्थिति जो क्राइम की लेकर इस वक्त बिहार में है, राजधानी पटना समेत, क्या आने वाले चुनाव में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है, और क्या विपक्ष अभी तक इस मुद्दे को लेकर सही तरीके से मुखर होकर सरकार को घेर पाया है? देखिए, मुद्दा तो बनना तय इसलिए भी है कि आपने देखा होगा कि जंगल राज के विरुद्ध ये लोग आए, एनडीए की सरकार आई,
उनके विरुद्ध तेजस्वी यादव का लगातार क्राइम बुलेटिन जारी हुआ। यानी उनकी कोशिश है कि वो मुद्दा बनाए। मुद्दा बनता है नहीं बनता है तो चुनाव परिणाम पे पता चलेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, राजद का जो कदम जो है क्राइम बुलेटिन जारी करना, कहीं न कहीं अपने चरित्र को दूसरी ओर ले जाने का है। और निश्चित रूप से जंगल राज के विरुद्ध जो नीतीश जी की सरकार बनी 2010 तक, तो निश्चित रूप से क्राइम कंट्रोल रहा। जीरो टॉलरेंस तो इसलिए नहीं हो सकता है कि जो अनएक्सपेक्टेड क्राइम है वो कहीं भी हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं। लेकिन कानून प्रक्रिया का जो दूसरा सिरा है, जहाँ कार्रवाई का सिरा है, वो सिरा मजबूत हुआ करता था। इन दिनों थोड़ा ढीला पड़ा है। जिस तरह से आपने देखा कि सिवान में उस तरह से हत्याएं हुई जैसे कभी आदिम युग में भाला लाठी और फरसा लेकर के हत्या की गई, कोई बंदूक से हत्या नहीं की गई। नालंदा में गोली मार के हत्या कर दी गई। तो कहीं न कहीं वो क्राइम का ग्राफ बढ़ा है और सुशासन की सरकार के जो पदाधिकारी हैं उनका वो गिरा है निश्चित रूप से। हाँ, एक तो फर्क जरूर है जंगल राज में और आज के शासन में। तब जो सुशासन की प्रक्रिया थी धीमी थी, अब है कि बात की प्रक्रिया तेजी से होती है, अपराधी पकड़े जाते हैं, लेकिन क्राइम पर कंट्रोल नहीं होता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या राजद के लोग इसे मुद्दा बना पाएंगे? क्या राजद के लोग इसे अपने लोग के पास ले जाएंगे? क्योंकि नीतीश कुमार जी तभी आए जब जंगल राज को उन्होंने एक्सेप्टेंस दिलाया। दूसरी बात कि पहले तो कह सकते हैं ग्रुप के रूप में क्राइम हुआ करता था, नरसंहार जैसे अपहरण, इस तरह के उद्योग भले कम हुए हैं, हत्याएं बढ़ी हैं, बलात्कार बढ़े हैं, लेकिन ये दोनों चीज अभी तक बहुत मैंने बड़े फलसफे पर देखने को नहीं मिला है। अब जनता इसे कैसे स्वीकार करती है वो अंतिम मालिक है और वो बताएगी कि ये मुद्दा बना या नहीं बना। ठीक। लेकिन सम्राट चौधरी को ये क्यों कहना पड़ता है कि जब आप डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, जब तेजस्वी यादव ने भी यही कहा कि अगर प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांगा जाता है तो प्रधानमंत्री से भी ये पूछा जाना चाहिए कि बिहार में क्राइम क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री को लेकर इसे दो तरह से देख सकते हैं रविंद्र जी, आप इसे दो तरह से देख सकते हैं। एक भाजपा की जो अंदरूनी राजनीति है, ये दूसरा यह है कि एनडीए में शायद लोकतंत्र जिंदा है कि चिराग पासवान भी अपराध पर बढ़ के बोलते हैं और सुशासन पर हमला करते हैं, और ये वित्त मंत्री भी होकर के वो गृह मंत्री की ओर इशारा करते हैं, यानी नीतीश जी की तरफ इशारा करते हैं कि कहीं न कहीं कमजोरी है। तो आप इसे लोकतंत्र के रूप में देखिए, आप इसे राजनीति के रूप में देखिए, लेकिन इसके पहले ऐसा नहीं होता था कोई साथी दल विरोध कर रहा हो अपने ही क्राइम का। लेकिन ये स्थितियां जो आई है इसको तो कम से कम काबिल गौर करना चाहिए। और दूसरी बात मैं भाई साहब का जवाब दे दूं कि क्रिमिनलों की कोई जाति नहीं होती है, क्रिमिनल होते हैं, और वो किसके दल में है किसके दल में नहीं है ये सवाल भी अब उसी तरह से मौजूद नहीं रह गया है जिस तरह से वो कह सकते हैं वंशवाद। हर दल में लोग हैं, चाहे वो किसी को देख लें। और आप उदाहरण के लिए 2-3 नाम आप भी बोल देंगे, हम भी बोल देंगे, लेकिन मुद्दा है कि क्राइम रुक रहा है या नहीं, ये सवाल जरूर उठ रहा है और तेजस्वी यादव भी इसे मुद्दा बनाने लगे। जी। तो एक आरोप ये भी सरकार पर लगते हैं कि यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी हावी है, हर डिपार्टमेंट में ब्यूरोक्रेसी हावी है, यहाँ तक कि मंत्रियों तक की नहीं सुननी जाती है। अपराध को लेकर जो स्थिति है, क्योंकि खुद गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के पास है, तो वो जो अपराधों की समीक्षा है वो भी लगातार जाहिर तौर पर करते ही हैं, लेकिन कहाँ आपको इसमें कमी नजर आ रही है? क्योंकि गाहे बगाए ये भी सवाल उठते हैं कि शराबबंदी एक प्रमुख कारण है। शराबबंदी के बाद जिस तरह की स्थिति हुई है, शराब का एक तरह से कहें कि अनैतिक जो व्यापार शुरू हुआ है, और वो भी एक बड़ा कारण बन रहा है अपराध के इजाफे के लिए। दरअसल ये बात तो सच है कि बिहार के शासन में अधिकारियों का हाथ बहुत ही बड़ा है। अधिकारी निश्चित रूप से कहीं न कहीं अपने पूरे तन्मयता के साथ अपने काम को नहीं देख रहे हैं, और इसका फलसफा यह बन रहा है कि नीतीश कुमार पर आरोप लग रहा है कि उनका यूएसपी घट गया है। बट नेचुरल है कि अधिकारियों के निष्क्रियता का आरोप तो सरकार के मुख्यमंत्री पर लगेगा ही, सरकार पर लगेगा ही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देख सकते हैं कि तमाम भ्रष्टाचार के आरोप जो लग रहे हैं वो कितने IAS पदाधिकारी जेल के शिकंजे में हैं। तो दोनों तरफ से अगर देखें, सरकार की तरफ से तो कार्रवाई हो रही है, और अधिकारी अगर शामिल है तो उनका नाम सामने आ रहा है। कम से कम मुझे लगता है कि पिछले कुछ दिनों में तो 4-5 IAS अधिकारी हैं जो इसके शिकंजे में है और जांच चल रही है और कार्रवाई भी हो रही है।
ये कार्रवाई के फलसफे पर कहीं न कहीं इस सरकार को एज मिलता दिख रहा है। हालांकि कार्रवाई पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन जो सवाल मौजू है कितना सही है ये तो बाद में देखने की बात है। लेकिन निश्चित रूप से अधिकारियों का मंसूबा जो है बिहार सरकार पर हावी है, वो चाहते हैं, वो करते हैं, वो निर्णय लेते हैं। ऐसे कई कोनों से जवाब आया है, कई मंत्रियों ने खुद मुख्यमंत्री से कहा है कि भाई मेरी ये तो बात सुनी ही नहीं जाती है, मेरे यहाँ तो ये होता नहीं है, मेरे यहाँ तो ये मेरे सब कुछ खुला किताब है, कोई छुपी छुपी बात नहीं है। वो सब कुछ आगे करके कर रहे हैं। खुद राजद कहते हैं, एनडीए के मंत्री कह रहे हैं कि हमारी बात सुनी नहीं जाती। राम सागर जी, सवाल अब आपसे ये है कि ठीक है, आप अगला चुनाव भी, ये वाला चुनाव भी अब नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ने जा रहे हैं, तो आपकी तरफ से कह दिया गया पार्टी की तरफ से, तो अब गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी क्या अगली सरकार में ही किसी और नेता के लिए तय होगी? अभी से ही ये क्यों फैसला नहीं जा रहा है? क्योंकि काम का बोझ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास क्या ज्यादा हो गया है, जिस वजह से वो यहाँ अपराध और कानून व्यवस्था की सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं, और सरकार के लिए बड़ी मुसीबत भी बन सकता है ये मुद्दा। रविंद्र जी, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ने जा रही है, और पांचों दल एक मुट्ठी के तौर पर काम कर रहे हैं, और सारे जगहों पे, चाहे वो मंडल का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, सारे जगहों पर एक साथ बैठक हो चुका है। इनके नेतृत्व में ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे और विजय पाएंगे। 2010 में 206 सीटें जो एनडीए जीती थी, उससे ज्यादा बड़ा हम लोग जीतने जा रहे हैं, क्योंकि पीछे जो मौका मिला तेजस्वी यादव जी को, और वो जो दिखाए भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले सुधाकर सिंह जब आवाज बुलंद कर रहे थे तो उनको मंत्रिमंडल से निकाला गया, लेकिन उनको नहीं वापस लाए। मंत्रालय भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्तिक को जब जमानत मिल गया तो अपने जमानत पर है, तो तेजस्वी यादव बने रहे उप मुख्यमंत्री, लेकिन कार्तिक को नहीं बनाने दिए। जो इस प्रवक्ता महोदय कहे थे, काल में जो इशारा कर रहे थे, तो वहां दुलार चंद यादव है, डॉक्टर राम सागर सिंह नहीं है, दुलार चंद यादव है। और वहां जो एमएलए हुआ करते थे, वो राजद का एमएलए हुआ करती थी नीलम देवी, अनंत सिंह के, इन्हीं के दल से जीते हुए लोग थे। इसलिए भौगोलिक जानकारी ले करके तब फिर ज्ञान दे तो ज्यादा बेहतर होगा। और जहां तक बात है, मैं तो पहले भी कर चुका हूं कि ये दुखदाई है, और अब जो आगे बनने जा रही है, तो जो कमियां रह गई थी, जैसे कहेगा कि ज्यादातर जो झगड़े होते हैं वो जमीन का झगड़ा होता है, लेन देन का झगड़ा, भूमि सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। राम सागर जी, सवाल ये जानना चाह रहा हूँ, और मैं इसका सीधा जवाब भी इसका उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे को देंगे, कि क्या गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी बीजेपी के पास होनी चाहिए, या फिर अगली, जब आप दावा कर रहे हैं कि अगली सरकार हमारी बनेगी, तो अगली सरकार में फिर गृह मंत्रालय आपके पास रहेगा? क्योंकि मुख्यमंत्री का पद तो आपने जेडीयू के वापस से दे दिया है। नहीं, वो तो जो मुख्यमंत्री होते हैं वो उनका पावर होता है कि किसे वो डेलीगेट करेंगे। मुख्यमंत्री जी के पास है तो अच्छी बात है, और जो मुख्यमंत्री होंगे उन्हीं के पास रहेंगे। क्यों कर रहे हैं जी? खुलकर बोलिए, संकोच क्यों कर रहे हैं? हाँ, मैं खुल करके बोल रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी के पास अच्छा है, और रहना भी चाहिए मुख्यमंत्री के पास। मुख्यमंत्री के गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी जो वो निभाई जा रही है, उसको 10 में से कितने अंक आप देंगे? बीजेपी कितने नंबर देगी? 10 में से 10 देंगे। निभाई तो जा रही है। जो पीछे का, मैं तो फिर बता रहा हूँ रविंद्र जी, कि बिहार की जो स्थिति है, जो बिहार को ये जलवा दिखा दिए हैं तेजस्वी यादव जी, तो वो सपना ही रहेगा मुख्यमंत्री बनने का, वो साकार नहीं होने जा रहा है। और उसी खींच में वो सूत्र को क्या क्या बोल दे रहे हैं, ये तो पूरे भारत में थू हो रहा है उस शब्द का। और जो मीडिया के प्रति जो इनका खींच है, जो मीडिया के विरोध में ये बोलते रहते हैं, वो उसको भी जनता देख रही है कि इनको करेंगे। लेकिन अब ये बताइए, ये अपने राम सागर जी का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष थे, नेता प्रतिपक्ष ही रहेंगे बने हुए तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री का ख्वाब भूल जाए। देखिए रविंद्र जी, कि सबसे पहले रविंद्र जी की
राम सागर जी जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, मैं कहीं भी उनको संवेदना अभी भी बिहार में हो रही हत्याओं से नहीं है। उनकी लालच और उनकी पार्टी की लालसा और उनके गठबंधन की लालसा बस इतनी ही दिखाई दे रही है कि उनकी कुर्सी कैसे बनी जाए। आज के परिवेश में बिहार में अगर गृह मंत्री को और मुख्यमंत्री को और इस सरकार को 10 में से 10 अंक दिया जाए, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आप बिहार की जनता के प्रति कितने असंवेदनशील हैं और बिहार की जनता के प्रति आप कितने बेईमान हैं। क्योंकि आज जो हत्याएं हो रही है उसके प्रति इनकी संवेदना भी नहीं है। ये जो हो रही है इसकी संवेदना इसलिए नहीं है इनका, क्योंकि ये जो अपराधियों को संरक्षण देकर और सत्ता में जो अपराधियों को संरक्षण दिया गया है और ये अपराधियों को तो पाल पोस के रखे हुए हैं। मैंने अपने एक वक्तव्य में ये कहा था कि आज जितने नामचीन चोर पॉकेटमार और उचक्के बिहार के अंदर हैं वो सभी के सभी सत्ता पक्ष के आपके इर्द गिर्द आपको कहीं ना कहीं उसकी फोटो दिखाई देगी। आप कितने नंबर तो ये होना स्वाभाविक है और सत्ता पक्ष इस वजह से संवेदनशील नहीं है क्योंकि उसने अपराधियों का भरण पोषण कर रखा है। दूसरी बात आई कि हमारे वरिष्ठ साथी कह रहे थे कि शायद इंटरनल डेमोक्रेसी की बात, कि आज एनडीए के घटक दल ही एनडीए पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, इसको डेमोक्रेसी कहते हैं। तो मैं तो खैर इनका सम्मान करता हूं, हमारे बहुत सीनियर हैं। तो मैं कम से कम जो हमारी जानकारी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि इसको इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं कहते। इंटरनल डेमोक्रेसी के लिए आपकी पार्टियों का गठबंधन का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है और आप ऑन टेबल डिस्कस करते हैं कि आप यहाँ गलती हो रही है, आप यहाँ कर सकते हैं, या आप मेरे एजेंडा को यहाँ ला सकते हैं, या क्राइम पे आप बात कर रहे हैं तो आपस में बात कर सकते हैं। जब बात अगर रूम के बाहर निकल गई तो उसको इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, उसको आप माथा पड़म फोड़ कह सकते हैं कि आपस में ठेलम ठेल की स्थिति है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पे हम बैठेंगे कि हम बैठेंगे कि हम बैठेंगे। अच्छा, आरजेडी में नहीं है ये? नहीं, आरजेडी में एकदम असमंजस है, क्लियर असमंजस है। अभी देखिए ना, अभी तो शुरू हुआ है ना, ये जो हम लोग शुरू कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के एक अनार और 100 बीमार की कहानी है, अभी तो चुनाव आने दीजिए ना, अभी तो चिराग जी निकले। और अगर चिराग पासवान जी इस बात को कह रहे हैं, चूंकि केंद्र में मंत्री भी है, केंद्रीय मंत्री, एक केंद्रीय मंत्री अपने गठबंधन की सरकार को कटघरे में खड़ा करता है, उस पर कोई डिस्कशन नहीं होती है। एनडीए में है, चिराग पासवान इतने प्यारे क्यों लग रहे हैं आपको? नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर एनडीए के एक केंद्रीय मंत्री अगर अपने घटक सरकार को और बिहार की सरकार पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, उस पर कोई डिस्कशन नहीं है। अब इन्होंने बात कही राम सागर जी ने शब्दों को लेकर तेजस्वी जी के शब्दों को लेकर, मैं कह रहा हूं कि इनको याद करना चाहिए कि प्रधानमंत्री के शब्दों की गरिमा क्या है। मैं याद दिला देना चाहता हूं 2-4 वाक्य हमारे सीनियर और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बारे में इन्होंने क्या कहा था कि बाथरूम में क्या पहन कर नहाते हैं। उसके बाद ये माननीय सोनिया गांधी जी के बारे में जर्सी गाय से संबोधित किया। माननीय बंगाल की महिला मुख्यमंत्री, सुनिए ना, देखिए राम सागर जी से मैं अपेक्षा नहीं करता हूं कि आप ऐसे ओवर डिबेट पैसे करेंगे, मैं आपसे अपेक्षा नहीं करता हूं। अभी आपने देखा होगा जब बंगाल का चुनाव था उसमें ममता दीदी के बारे में माननीय मोदी जी का क्या शब्द रहा, और अगर शब्दों की आप गरिमा की बात करेंगे तो उसमें अभी कहीं ना कहीं हम लोग मोदी जी से बहुत बढ़िया है। और जिस प्रकार शब्दों की गरिमा भारतीय जनता पार्टी की खत्म हो गई है, ये केंद्रीय मंत्री आपको दिल्ली चुनाव में दिखा होगा, अनुराग ठाकुर, नंबर नहीं बताए, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, इससे ज्यादा गरिमा अगर कोई गिरा सकता है, भारतीय जनता पार्टी से गरिमा किसी की भी गिरी भी हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी से नीच आशा किसी की हो सकती है। ये भाषा का ज्ञान हम लोगों को नहीं दे तो बेहतर है। और अभी मुद्दा ये है कि केवल और केवल आज बिहार में डबल ट्रिपल और कॉमन मर्डर हो गया है, लूट हो गई है। अभी हमारे वरिष्ठ साथी भी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं अभी गिरफ्तारी थोड़ी तेज हुई। मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि पहले की सरकार और आज की सरकार में अब गिरफ्तारी थोड़ी तेज हो गई है, पुलिस की कार्रवाई थोड़ी सीरियस हो गई, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। मगर उसके पीछे की एक गंभीरता, ठीक है, मगर उसके पीछे की एक गंभीरता मैं बहुत तथ्य के साथ आपके चैनल के माध्यम से देश के सामने छोड़ के जाना चाहता हूं। आज मुख्यमंत्री जी 2005 से बिहार में मुख्यमंत्री हैं और 2005 से 2025 तक जितने मुकदमे दर्ज किए गए अपराध के संज्ञान में, उस सब में कितने लोगों पर कार्रवाई हुई
और कितने लोगों को सबूत के अभाव में कोर्ट को बरी करना पड़ा।